सभी लोग प्रायोगिक अभ्यास के लिए तैयार हो जाए। आज हमारा षष्ठम दिवस है। ध्यान आसन में सभी लोग अपना स्थान ले लेंगे। पद्मासन, वज्रासन, जिस आसन में भी आप बैठ सकते हैं। अभी जिस प्रकार से आपने कक्षा में सुना होगा, तो आसनों का चयन करें और ज्ञान मुद्रा लगा के कमर गर्दन सीधी 3 बार ओम ध्वनि करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानिताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। दैनिक मंत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम आंखें खोलकर हाथों को सामने रखकर कर दर्शनम करेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। अगला सूर्य मंत्र बोलेंगे। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। सरस्वती मंत्र बोलेंगे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। भोजन मंत्र बोलेंगे। अहं वैश्वानरो भूत्वा
प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। राम मंत्र बोलेंगे। रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर् भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। आज इस दैनिक मंत्र में आज अंतिम और नया मंत्र हम जोड़ेंगे जिसे शयन मंत्र कहा जाता है। आज की जो जीवन शैली है उसमें कई ऐसी समस्या है कि रात रात हमें नींद नहीं आती है, तो उसके कई कारण भी हैं, लेकिन इस प्रकार के मंत्र को बोलकर अगर हम शयन करने चाहते हैं तो ईश्वर को सौंप देते हैं अपने जीवन को और निश्चिंत होकर सोने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार इस मंत्र को हम लोग उच्चारण करेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर को प्रणाम करते हुए आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। और ये जो अंतिम मंत्र था इसका अर्थ जो है, जो शिव की शक्ति रूपा महागौरी हम सभी को मंगल आशीर्वाद दे, इस कामना के साथ हम उनके शरण में आए हैं। ऐसे हम सभी का मंगल हो, जय हो, ऐसे उनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं। और इसी सत्र को हम गुरु जी को सौंपते हैं जो आपको अभी कक्षा लिए थे। तो हम भट्ट जी को कहते हैं, भट्ट सर को बुलाते हैं आगे के सत्र के लिए। धन्यवाद। अब हम लोग योगासन, जो योगाभ्यास का सत्र है, उसमें आगे बढ़ेंगे। तो योगाभ्यास के सत्र में सबसे पहले हम लोग कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति से क्या होता है? कपालम भांति थी कपाल भांति। तो यहाँ देखेंगे पद्मासन यदि लगता है तो कोई एक पद्मासन लगा लें, हाँ दोनों भी लगा सकते हैं। सिद्धासन पद्मासन में से कोई एक आसन आप लगा सकते हैं। न बैठा जाए तो वज्रासन सुखासन में भी बैठ सकते हैं। आप स्वतः देख लें कौन सा आसन मुझे सहज लग रहा है, उसमें बैठें। कोई भी एक आसन लगाना है जिससे स्पाइन सीधी रहे। अब इसमें जैसे नॉस्ट्रिल को क्लीन करते हैं, श्वास को छोड़ना है। श्वास छोड़ते जाएंगे, स्वतः भीतर जाएगी, बाहर छोड़ने का प्रयास करना है। केवल छोड़ने की प्रक्रिया होती है। श्वास छोड़ने से क्या होता है, हमारा जो नाभि का निचला हिस्सा है वो विशेष सक्रिय होता है, इसमें ध्यान देना है। और श्वास स्वतः भीतर जाती है, उधर बाहर को स्वतः आता है। बाहर लाने का प्रयास नहीं करना है, केवल छोड़ने का प्रयास करना है। झटके से छोड़ेंगे और लय बनाए रखेंगे, बराबर एक जैसे स्ट्रोक्स लगेंगे तो यह कपालभाति कहलाएगी। इसका स्ट्रोक्स कितना लगाना है? 1 सेकंड में 1 आरंभ में नए अभ्यासियों को, और कहीं भी घर्षण इसका नहीं होगा, केवल नासारंध्रों से ही वायु आएगी, गले में घर्षण करते हुए नहीं लाना है। फिर धीरे धीरे 1 सेकंड में 2 कर लेंगे, यानी कि 1 मिनट में 60, फिर 1 मिनट में 120 करेंगे। धीरे धीरे बढ़ेगा। हो सकता है आपका 1 सेकंड में 1, फिर आपका धीरे धीरे 1 मिनट में 60 का 70 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, लेकिन 60 से धीरे धीरे बढ़ाना है और 120 तक जाना है। बिल्कुल आपकी सेकंड वाली सुई से चलेगा। 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक्स लगेंगे। आप देखेंगे 5 सेकंड हुआ तो आप देखेंगे कि 5 सेकंड में 10 स्ट्रोक्स हो गए। फिर आप देखेंगे अगला 5 सेकंड हुआ तो फिर आपके 10 दूनी 20 हो गए। ऐसे बढ़ते जाएगा। 12 पंचे 60 जब आपके जाएगा क्रम
तो 60 में जाते ही 120 पूरा हो जाएगा। किसी का थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, कुछ बढ़े घटे। अब इसमें पूरी श्वास को बाहर निकाल देंगे। बाहर निकाल करके पेट को लोअर एब्डोमेन से खींचना है। ध्यान रखें, जब पेट में भार हो, किसी तरह की कठिनाई हो, तब उसे नहीं खींचना है, अत्यधिक प्रयासपूर्वक नहीं करना है। आराम से पेट को खींचते हैं, जितनी देर पेट खींच कर रख सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं बाह्य प्राणायाम। श्वास को बाहर रोके रखना है, ऊपर से चिन लॉक, नीचे से मूलाधार को भी आकुंचित करने का प्रयास करना है। ये आरंभिक क्रम है। इसको करने से हमारे उदर में जितने भी दोष हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, लेकिन गंभीर समस्या होने पर इसको नहीं करना है। एक क्रम ये हुआ, इसको कहते हैं हम लोग बाह्य कुंभक या बाह्य प्राणायाम। रिलैक्स, धीरे से शिथिल कर देंगे, श्वास को सामान्य कर देंगे। इसको हम कितनी बार कर सकते हैं? आरंभ में हम 1 से 3 बार करें, जिसकी जितनी क्षमता है, और धीरे धीरे इसकी संख्या को 7 बार करें। 3 से 7 कर लें, फिर 10 कर लें, फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा करके 21 राउंड तक हम कर सकते हैं। लेकिन 21 राउंड जो करेंगे या 10 के ऊपर जो करेंगे, वो बहुत सावधानी रखेंगे, बहुत सारे नियमों का पालन करेंगे, तभी उनको उसका लाभ मिलेगा। अन्यथा कभी 21 राउंड किया, कभी 10 राउंड से अधिक किया, कभी किया ही नहीं, या कभी कम कभी अधिक, तो उस क्रम में फिर व्यतिक्रम हो जाता है। इसलिए नियमित 3 बार किया रहे हैं इसको। अब अगला क्रम हमारा होगा पेट को पंप करने वाला। इसको कहते हैं हम लोग अग्निसार। तो इसमें करना क्या? पूरी श्वास को बाहर निकाल देना है। बाहर निकाल करके बाहर होल्ड करेंगे। जितनी देर श्वास को बाहर रोकेंगे उतनी देर पेट को भीतर बाहर करना है। भीतर खींचने में प्रयास करना है, बाहर छोड़ने में कोई प्रयास नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करके आप करें, धीरे धीरे करें, काउंटिंग करते रहिए कितनी बार हो रहा है। किसी का 5 बार 10 बार भी होगा, किसी का 20-25 बार भी होगा, और कोई 50 भी पहुंच जाएंगे। लेकिन नए अभ्यासी 50 नहीं कर पाते हैं, उन्हें जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। इसके लिए कहा गया है गैरण्य संहिता में, नाभि ग्रंथिम, नाभि जो ग्रंथि है उसको क्या करना है? मेरु पृष्ठे, माने पीछे की ओर खींचना है। कितनी बार? 7 कारेत नाभि ग्रंथिम मेरु पृष्ठे 7 कारेत, 100 टाइम्स। लेकिन एक बार में 100 टाइम्स नहीं होगा, इसलिए क्या करना है? उसको 10 बार में कर लीजिए, 5 बार में कर लीजिए। 10 बार में यानी 10-10 का 10 कर सकते हैं, और 20-20 के 5 कर सकते हैं, 25 के 4 कर सकते हैं। ऐसे आप अपनी संख्या को धीरे धीरे इधर से बढ़ाएंगे तो उधर आपकी काउंटिंग भी बढ़ जाएगी। तो इसका फल क्या होता है? 100 बार पेट को भीतर बाहर करने का। मैक्सिमम 200 का नियम है, और 500 जाड़े में कर सकते हैं पूरे पंप करने वाले क्रम को। अब उसको आप कई चक्रों में करिए। जैसे 50 करने लगे तो 10 बार में होगा, 100 करने लगेगा तो 5 ही बार में हो जाएगा। लेकिन जो उच्च क्रम वाले हैं, सामान्य क्रम वाले, सामान्य जैसा उनका स्वास्थ्य है, उन लोगों को 200 से ऊपर नहीं जाना है। उच्च क्रम माने जो साधना करना चाहते हैं वो इन लोगों के लिए 500 काउंटिंग तक है। अब इसका लाभ क्या? कहते हैं नाभि ग्रंथि मेरु पृष्ठे 7 कारेत उदरा मयजम त्यक्त्वा। जो नाभि ग्रंथि को 100 बार पीठ की तरफ ले जाएगा और बाहर छोड़ेगा, उसका जो उदर में आमय, आमय मैंने रोग विकार है शरीर में, उदर के अंदर, वो उसका त्याग हो जाएगा, मैंने शरीर से दूर हो जाएगा। जैसे सबसे बड़ा उदर का रोग क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन होता है, इंडाइजेशन होता है, डिस्पिप्सिया होता है, लूज मोशन होता है, या छोटी बड़ी आंतों की क्रियाशीलता कमज़ोर हो जाती है, मंद हो जाती है, भूख नहीं लगती है, या गैस बनती है। ये सब समस्याओं से वो मुक्ति हो जाएंगे। और जठराग्नि में विवर्धे, जठराग्नि तेज हो जाएगी। मंदाग्नि के कारण डायबिटीज हो जाता है, हम लोगों को मधुमेह की समस्या होती है, या आलस्य होता है, भारीपन होता है शरीर में, वो सबसे मुक्ति मिलेगी। और उदरा मयजम त्यक्त्वा जठराग्नि में विवर्धे, जठराग्नि बढ़ेगी तो हमारे शरीर के सारे क्रियाकलाप हमारे प्रतिकूल नहीं होंगे, अनुकूल होंगे। जो भी खाएंगे वो हमारे शरीर में डाइजेस्ट होगा। हाँ, उनको भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, सभी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बस ध्यान रखना। हमने आपको एक चीज़ बताई, जैसे महिलाओं की जो समस्या होती है महीने में जो ऋतुधर्म होता है, उस समय पेट को ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। बहुत हिसाब से सरल, उससे जो है जो नेचुरल प्रोसेस हो रहा है उसको होने देना है। बाकी समयों में जितनी भी समस्या, ओवरी सिस्ट की प्रॉब्लम हो, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, या जितनी भी समस्याएं हैं, स्त्रियों की क्या पुरुषों की भी जितनी समस्याएं, उन सभी समस्याओं में आप पेट को पंप करिए। पेट को पंप करने से क्या होगा? वैक्यूम क्रिएट होगा। आप देखिए पंप होता है ना, हवा जिससे भरते हैं साइकिल में, हवा भरते हैं तो क्या करते हैं? उसको ऊपर उठाते हैं तो वैक्यूम क्रिएट होता है। उस वैक्यूम में एयर ऊपर को जाती है, और फिर जब आप उसे दबाते हैं तो एयर जो है ट्यूब में जाती है। तो इसी तरह से जब हम पेट को पंप करते हैं बार बार, तो वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होता है, वो सिकुड़ते हैं। कौन कौन से अंग सिकुड़ते हैं? आगे आपका मलाशय है जिसमें मल ठहरता है, मलाशय, और पीछे की तरफ
आपका मूत्राशय, जो किडनी से रिफाइन होकर के जल आता है वो मूत्राशय, और इन दोनों के बीच में स्त्रियों में गर्भाशय और पुरुषों में शुक्राशय, जिसमें शुक्र ठहरता है। तो इन तीनों आशयों का शोधन हो जाता है केवल पंप करने से। मात्र 3 आशयों का नहीं, इन 3 आशयों का तो विशेष शोधन है। थोड़ा सा 2-3 राउंड और कर ले, यदि आप लोगों ने भोजन समय से किया हो, नहीं तो ज़बरदस्ती नहीं करना, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से 3 आशय नीचे के और 3 आशय ऊपर के। ऊपर के 3 आशय कौन से हैं? आपका एक गाल ब्लैडर है, जिसको हम कहते हैं पित्ताशय। दूसरा स्टमक है, उसको कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं स्टमक को आमाशय, ठीक है ना। और एक है हमारा जिसको पैनक्रियाज कहते हैं, वो अग्न्याशय। अग्न्याशय, अग्नि जब मंद होती है तो अग्न्याशय जो शुगर है उसका लेवल बढ़ जाता है। शुगर जो है हमारा, फिर ब्लड में भी शुगर चली जाती है बिना उसका माने डाइजेस्ट हुए, इसलिए जो है उसको बर्न होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको करने से शुगर का लेवल भी बैलेंस हो जाता है और हमारे रक्त में जो बहुत सारे दोष हैं वो दोष भी हमसे दूर हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारी, तो 6 आशयों का शोधन हो जाता है। इस तरह से हमारे शरीर के भीतर की जो अव्यवस्था है वो हमारे अनुकूल हो जाती है, वो सुव्यवस्था में परिणत हो जाती है। एक्सेल होल्ड करना है, बाहर बाहर होल्ड करना है। इसलिए ये दोनों अभ्यास, श्वास को बाहर निकाल करके बाहर होल्ड करना है। जितनी देर बाहर होल्ड करने की हमारी कैपेसिटी है उतनी काउंटिंग को ध्यान में रखना है, कितनी काउंटिंग हम कर सकते। काउंटिंग भी ऊपर ऊपर न हो, काउंटिंग भी पूरा खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना। एक राउंड और करेंगे कपालभाति। अब कपालभाति को भी काउंट करिए। शुरू में आप 20 to 50 स्ट्रोक्स, मिनिमम 20, इतना सभी कर सकते हैं। थोड़ी आवाज़ करने के लिए, जिसके नॉस्ट्रिल क्लीन नहीं है वे लोग क्या करें, सिर को थोड़ा ऊपर उठा लें। जैसे ही आप सिर को ऊपर उठाएंगे आपके दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास की गति तेज हो जाएगी, और तेज होगी तो थोड़ा सा ऐसे उठाना। थोड़े दिन के बाद फिर उसको आपको उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर नॉर्मल तरीके से भी वो वायु बढ़िया से बाहर आती है। ये आपका कपालभाति का क्रम है। कैसे करना है? भस्त्रावल्लोहकारस्य रेच पूरौ ससंभ्रमौ कपालभातिर्विख्याता कफदोष विशोषणी। कफदोष को नष्ट करने वाली यह कपालभाति जैसे लोहार अपनी धौकनी को चलाता है, यथैव लोहकारेण भस्त्रावेगेन चाल्यते, उसी तरह से हमें क्या करना है, तथैव स्वशरीरस्थम चालयेत पवनम धिया। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, उसको अपने शरीर की वायु का चालन करना है। श्वास को छोड़ेंगे, जैसे उसमें देखते हैं ना अग्नि में जब थोड़ा सा हवा का झोंका लगता है तो आग तेज हो जाती है। इसी तरह से जब हम नाभि को बार बार भीतर झटका दे दे करके करते हैं तो क्या होता है, जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है, मंदाग्नि दूर हो जाती है। इसलिए जो है लूज मोशन, इंडाइजेशन वगैरह की समस्या, डिस्पेप्सिया, लूज मोशन, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। हाँ बताए ना, काउंटिंग 20 to 50 स्ट्रोक्स ये मिनिमम है, 1 टाइम, और मैक्सिमम 120 स्ट्रोक्स 1 टाइम। बिगिनर्स के लिए 20 to 50, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा करके 120 तक ले जाएं। उसके बाद आप होल्ड करिए बाहर, पेट को खींचिए, त्रिबंध लगाइए बाह्य कुंभक। उस दूसरे राउंड में फिर आप पेट को पंप करिए अग्निसार। ऐसे आप फिर से कपालभाति कर लीजिए, क्योंकि एक बार कपालभाति करके 2 बार अग्निसार, 2 बार बाह्य प्राणायाम करना सबके लिए सरल नहीं होता, इसलिए एक बार बाह्य कुंभक और एक बार जो है बाह्य कुंभक में अग्निसार, इस क्रम को कर लेना है। अब इसे किसको नहीं करना है? जिनको पेप्टिक अल्सर हो, जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो, उनको तेज नहीं करना है। कपालभाति के स्ट्रोक्स बहुत स्लो लगाएं, 1 सेकंड में 1 या उससे कम लगाएं, उससे एक जरा सा भी ऊपर नहीं होना चाहिए, कम हो ठीक है, धीरे धीरे करना है। और होल्ड, बाहर होल्ड करना निरापद है, ध्यान रखिएगा। कभी भी श्वास को भीतर रोकना, उसमें आपको समस्या हो सकती है यदि बंधों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उससे प्रेशर हार्ट पर, लीवर में, किडनी में, आपके ब्रेन में, कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी आ सकता है। लेकिन बाहर होल्ड करने से वैक्यूम क्रिएट होता है, माना पूरी तरह से खाली कर दिया तो वहाँ कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। जब आपको घुटन होने लगेगी, कहते हैं ना जब मरणावस्था जैसे लगेगा कि अब हम छटपटाने लगे, अब नहीं रुक सकते, तो धीरे से आप पेट को ढीला कीजिए, श्वास को भीतर जाने दीजिए, तो ये निरापद है। लेकिन भीतर रोकेंगे तो भीतर पता नहीं चलेगा, वो वायु कहीं भी इधर उधर प्रवेश कर जाएगी यदि बंद ठीक से नहीं लगे, तो उससे फिर हानि होने की संभावना रहती है। हाँ, बंद वाला जो क्रम आएगा उसमें बताएंगे। 3 बंद है ना, एक बंद यहाँ पर पेट को खींचना लोअर एब्डोमेन से, इसको उड्डयन बंद कहते हैं, केवल इसको अभी जानिए। बाकी मूल बंद और जालंधर बंद उड्डयन बंद के साथ जब प्राणायाम के प्रकरण में चलेंगे उसमें विशेष, इसमें विशेष रूप से आपको त्रिबंध कहा जाता है, लेकिन लगना एक ही बंद है विशेष। जब आप श्वास बाहर रोकते हैं तो पेट को विशेष खींचिए, तो जालंधर बंद स्वाभाविक क्रम में जो लगता है लगने दीजिए, और मूल बंद जब लोअर एब्डोमेन से खींचेंगे तो मूलाधार भी स्वतः खींचेगा, उसमें प्रयास नहीं करना पड़ता है। आरंभक में इतना ही करना चाहिए।
इसके बाद वाले क्रम में फिर आगे हम लोग समझेंगे। तो अब हम लोग आसनों की ओर अग्रसर होंगे, अग्रसर आसनों की ओर होंगे, और वे आसन जो दैनंदिन जीवन में सभी के लिए उपयोगी हैं। कौन से आसन हो सकते हैं वे? कॉमन योग प्रोटोकॉल में तो पहले सूक्ष्म क्रियाएं हैं उनको करना है, फिर खड़े होकर के स्टैंडिंग पोस्चर्स करने हैं। लेकिन हम एक सामान्य से क्रम से यदि चलें तो वो भी कोई सामान्य विधि नहीं है, वो वैज्ञानिक विधि है। स्वामी कोल्यानंद जी की जो विधि है उस विधि से हम आज आपको आसनों की क्रम व पद्धति को बता रहे हैं। उसमें क्या है उसका लॉजिक बता देते हैं। खड़े होकर क्यों करते हैं उसका लॉजिक तो कॉमन योग प्रोटोकॉल वाले, आयुष मंत्रालय वालों ने कुछ विशेष समझा इसलिए किया है, वो थोड़ा ईजी होता है करके। लेकिन हमारे इन आसनों के पीछे का लॉजिक है तलपान नाभिदे से वातस्थान मुदीरितम, पैर के तलवे से नाभि तक वायु का स्थान है। और योग में जो योग की परिभाषा है वो क्या है? आप सभी जानते हैं योग की परिभाषा क्या है महर्षि पतंजलि के अनुसार? योगस चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को निरोध करना, रोकना ही योग कहलाता है। चित्त की वृत्तियां कैसे रुकेंगी? जब वायु चंचल रहेगा, चले वाते चलम चित्तम, तो चित्त भी चंचल रहेगा। और निश्चले निश्चलम भवेत, तो आसनों में ही वायु का निरोध कर लेना हमको। तो पैर के तलवे से लेकर नाभि तक जो वायु का स्थान है, जब हम वायु के स्थान को व्यवस्थित कर लेते हैं तो चित्त भी हमारा स्थिर हो जाता है। इसलिए इसमें इस क्रम में हम ध्यान की ओर जाते हैं सरलता से। अब हम लोग लेटेंगे, पीठ के बल सुपाइन पोजीशन में लेटने वाला क्रम करेंगे, वहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और एक एक आसन को समझेंगे। जो सामान्य से विशेष सभी लोग जिनके नी में प्रॉब्लम है, कहीं भी समस्या, वो भी कर सकते हैं। तो आप लोग लेट जाएंगे, ऐसे लेटिए कि आपको केवल शब्द सुनना है और हम आपको जो शब्द बोलेंगे बस उसके हिसाब से आप चलेंगे। बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, बहुत इजी वे में आप लोग कर लेंगे। पैर उधर करके ही लेटिए सब लोग एक ही डायरेक्शन में। हाँ, सबसे पहले हम बॉडी को स्ट्रेच करें। लेट करके शरीर को खींचिए, जितना खींच सकते हैं शरीर को खींचें और आराम से खींचिए, अंगुलियों को फंसाइए। दोनों पैर के पंजे नीचे की ओर तानें, भुजाओं को ऊपर की ओर खींचें, श्वास की गति को सामान्य रखें। दोनों पैर के पंजे नीचे की ओर तानिए और सिर की ओर भुजाओं को ताने। इसको कहते हैं सुप्त ताड़ासन या सर्वोत्तान। सर्वोत्तान माने पूरे शरीर को तानना। और सुप्त अंगुलियों को फंसा लीजिए, 10 अंगुलियों को आपस में फंसा लीजिए, सभी हाथ की अंगुलियों को, हस्तांगुलियों को सीधा फंसाइए नमस्ते करके। हाँ, अब हथेली पलट दीजिए और खींचिए जितना खींच सकते हैं। सिर हाथ नीचे रहेगा भूमि पर, हाथ नीचे। मुख की आकृति को बिगाड़ना नहीं है, केवल तनाव होगा हाथ पैर में, मुख पर तनाव नहीं होना चाहिए। ब्रीदिंग नॉर्मल करते रहें। भुजाओं को जितना सीधा खींच सकते हैं खींचें। चलिए रिलैक्स, धीरे से वापस आ जाएं। अब हाथ बॉडी की साइड में ले आएं। अब हाथ कमर के पास ले आएं। इसको हम लोग सुप्त ताड़ासन कहते हैं। सुप्त ताड़ासन के बाद हम लोग करेंगे एक पाद अर्ध हलासन। पहले राइट साइड से करेंगे। सभी लोग राइट लेग को धीरे धीरे 30 डिग्री से 90 डिग्री तक सीधा करने का प्रयास करेंगे। श्वास भरें, दाहिने पैर को सीधा करें, पंजा आकाश की ओर सीधा रखें, घुटने को मोड़ना नहीं है, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। ये बहुत सिंपल लग रहा है, अभी जब दोनों पैर उठाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि हमें क्या लाभ मिल रहा है इसका। पैर सीधा करिए आकाश की ओर, जितना हो सके पैर सीधा करें। जिनसे नहीं होता है उनको क्या करना चाहिए, एक वस्त्र पैर के पंजे में लगा करके उस वस्त्र से पैर को सीधा करने का प्रयास करना है। अब धीरे धीरे पैर को नीचे लाने का प्रयास करें। इससे हम अपने पेट को, लोअर एब्डोमेन को थोड़ा दबाव देते हैं। यही क्रम दूसरी ओर से अपनाइए। जहाँ से पैर को उठाया वहीं पर पैर वापस आना चाहिए, ध्यान रखना है। और फिर से आपको वहाँ से उठाना है। धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं, पंजा ऊपर की ओर तना रहेगा। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाना है। गति आपकी बहुत संतुलित होगी, इसका ध्यान रखिएगा। बहुत झटका देकर नहीं लाना है। ये तो बहुत सिंपल सा अभ्यास था, बहुत सरल अभ्यास जिसको कहते हैं बहुत ही व्यवस्थित ढंग से किया आपने। लेकिन अब आपके नाभि में काफ़ी हलचल होगी, काफ़ी कंपन होगा। इसको क्या करना है, 30 डिग्री ऊपर उठाना है। उत्तान पादासन। जिन लोगों से नहीं उठता है वे लोग क्या करेंगे, दोनों हथेलियों को नितंबों के नीचे रख लेंगे। दोनों पैर उठाना है एक साथ, हथेलियों को नितंबों के नीचे रख लें। और बाकी लोग हाथ बॉडी की साइड में रख करके 30 डिग्री ज़मीन से ऊपर उठाएं, ज़्यादा नहीं उठाना है। जिससे नहीं उठ रहा है ना, थोड़ा ध्यान दीजिए,
जिनसे नहीं उठ रहा है हथेलियों को नितंबों के नीचे रखकर अब आप दोनों पैरों को 30 डिग्री उठाएं, पैरों को मिलाए रखें, श्वास को सामान्य, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है, घुटनों को सीधा रखें, इसको उत्तान पादासन कहते हैं। धीरे धीरे नीचे ले आएं। अब यही 30 डिग्री आपकी 60 डिग्री तक जाएगी। धीरे धीरे दोनों पैरों को 60 अंश तक ऊपर उठाएं, 30 से 60 तक धीरे धीरे। हाँ, वहीं पर श्वास को सामान्य रखकर रुकेंगे। ब्रीदिंग को नॉर्मल करते रहें। जितना श्वास को सामान्य रख करके आप इस अवस्था में रुक सकते हैं रुकेंगे। अब धीरे धीरे 30 डिग्री में आ जाएं, 30 डिग्री में रुकें और धीरे धीरे भूमि पर आ जाएं। ये गति आपकी और भी लय में हो सकती है। इसको आपको धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से नीचे लाना है, व्यवस्थित ढंग से ऊपर ले जाना है। थोड़ा समय दे करके ऊपर ले जाएंगे और नीचे लाएंगे। इसमें श्वास भरते हुए ऊपर जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब हम 30 डिग्री से 60 डिग्री रुकते हुए 90 डिग्री तक पैरों को उठाएंगे। जिनसे नहीं उठता है वे लोग दोनों हथेलियों को नितंबों के नीचे रखकर या हथेलियों को थाई से लगाकर आराम से सपोर्ट के साथ ऊपर उठाएं। पंजे ऊपर की ओर तने रहेंगे। श्वास की क्रिया को सामान्य रखें, ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। अंतिम स्थिति में श्वास को सामान्य करके रखना है। घुटनों को बिना मोड़े, पैर सीधा, पंजा आकाश की ओर। धीरे धीरे, जर्किंग नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे 60 डिग्री पर आ जाएं, 60 अंश पर दोनों पैरों को ले आएं। अब 60 से 30 पर आ जाएं। 30 डिग्री पर रुकने के बाद फिर धीरे धीरे हम जमीन पर ले आएंगे, भूमि पर। रिलैक्स करें, थोड़ी देर बॉडी को ढीला छोड़ दें। इसको कहते हैं अर्ध हलासन। आप देखेंगे नाभि प्रदेश में काफ़ी हलचल हो जाती है यदि ठीक प्रकार से आप ऊपर नीचे करते हैं, थोड़ा समय दे करके करते हैं, बिना जर्किंग के करते हैं, तो हमारे नाभि प्रदेश में विधिवत हलचल होती है और यही हलचल हमारे नाभि गुच्छ का शोधन कर देती है। जिनकी नाभि टल जाती है उनके लिए ये विशेष लाभदायक अभ्यास है। इसको करने वाले को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होती है और इसको करने से हमारे हलासन और सर्वांगासन भी सहजता से होने लगते हैं। और भी बहुत सारे इसके लाभ हैं। दाएं बाएं ऊपर नीचे जो नाभि खिसकती है उसके कारण कॉन्स्टिपेशन होता है, लूज मोशन होता है, बॉडी में पेन होता है, वो सबसे भी हमें मुक्ति मिलती है। अब अगला क्रम हमारा होगा सावधानी से धीरे धीरे श्वास भरते विपरीत करनी। सर्वांगासन अभी तक नहीं हुआ है ना? हाँ, तो ये आसन थोड़े से कठिन है, इसलिए विपरीत करनी सर्वांगासन को हम लोग यहाँ पर न ले करके थोड़ा सरल क्रम को ही आज लेंगे। और बैठने वाले क्रम में कुछ विशेषता आएगी, पेट के बल के आसनों में कुछ विशेषता आएगी। इतने महत्वपूर्ण अभ्यास में ये अभ्यास महत्वपूर्ण है। अब हम करेंगे अगला क्रम है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन में दोनों घुटनों को मोड़ लें और आराम से नंबर 1 नंबर 2 दो पोजीशन है जो जिसको अपना सकते हो। घुटनों को अच्छी तरह मोड़ लीजिए, एड़ियों को पकड़ें, एंकल को पकड़ें। ये नंबर 1। आराम से कमर को धीरे धीरे ऊपर की ओर तानिए, श्वास भरते हुए कमर को ऊपर की ओर ताने। ये सेतु बंधासन की सरल स्थिति है। कॉमन योग प्रोटोकॉल में इसी को सेतु बंधासन कहा गया है। वैसे इसको कंधरासन कहते हैं। ये व्यवहारिक आसन है, इसका व्यवहार परक दृष्टिकोण है। शोल्डर ग्राउंड से लगे रहते हैं, दोनों पैरों में यथासंभव दूरी बनाते हैं और अच्छी तरह से एंकल को पकड़ करके एड़ियों को जमीन से लगाई रखिए। एड़ी पंजा पूरा जमीन से सटा रहेगा, केवल कमर ऊपर उठेगी। हाँ, अच्छी तरह से धीरे धीरे कमर को ऊपर ताने, श्वास को सामान्य रखकर इस अवस्था में रुकेंगे। धीरे से वापस आइए। अब दूसरी बार में जो लोग कर सकते हैं वे लोग हथेलियों को अंगूठा नीचे करके कमर के नीचे हाथ को लगाएं और कोहनियों को अच्छी तरह से आप सीधा रखेंगे। हाथ कमर के नीचे, अंगूठा भीतर की ओर, अंगुलियां ऊपर की ओर। एल्बो इनसाइड कर लें, पैरों को मिला लें, दोनों पैरों को मिलाकर पैर के पंजों को मिलाकर पैर नीचे की ओर सीधा कर लें। दोनों तरफ ढलान होनी चाहिए। पैर की ओर सीधा करिए, घुटनों को सीधा करें। एल्बो इनसाइड करेंगे तभी पैर सीधे होंगे और थोड़ी अधिक कर्व इसमें बनती है, जिससे नहीं होता है। वे लोग नंबर 1 सेतु बंधासन की पोजीशन को अपनाएं। जिनसे हो जाता है नंबर 2 को भी अपना सकते हैं। धीरे से वापस आ जाएंगे। जब ये 2 पोजीशन हो जाती हैं हमारे लिए, तब हमें तीसरी पोजीशन जो चक्रासन की है उसको हम अपना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, चक्रासन है बड़ा उपयुक्त अभ्यास, विशेष अभ्यास, परंतु चक्रासन जिनसे नहीं होता है उन्हें नहीं करना। अभी आप लोग एक बार करते हैं ना, यहाँ देख लें। बाकी सभी लोग प्रयास नहीं करेंगे, केवल वही लोग प्रयास करेंगे जिनसे सेतु बंधासन अच्छी तरह हुआ है, वही लोग प्रयास करेंगे।
हथेली घुटनों को मोड़ते हैं, हथेलियों को कंधों के नीचे रखते हैं और आराम से धीरे धीरे हाथ को सीधा करते हैं और आरामदायक स्थिति में सिर को लटका देते हैं, भूमि की ओर देखते हैं। अति प्रयास नहीं करना है, आराम से सहजता से इस स्थिति में रुकना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सरल अभ्यास नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है, लेकिन अभी भुजंग शलभ और धनुरासन करने के बाद इसको करना थोड़ा आसान होता है। धीरे से वापस आ जाएं। ये थोड़ा सा एडवांस प्रैक्टिस में है, इसलिए इसको सभी लोग नहीं कर पाते हैं। जिनकी स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी है वे थोड़ा सा स्थिरता से हथेलियों को ज़मीन में लगा करके धीरे धीरे थोड़ा प्रयास करके कमर को ऊपर उठाते हैं तो ये वाला अभ्यास सध जाता है और सभी लोग साध सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा, ये भी कठिन अभ्यास नहीं है और इसलिए जो है आरंभ में आप सेतु बंधासन को ही करें। अब हम लोग एक एक पैर से पहले पवन मुक्तासन को एक पैर से करेंगे तो अर्ध पवन मुक्तासन। श्वास भरें, दोनों पैरों को मिलाएं हाथ बॉडी की साइड में, दोनों हाथ श्वास भरते हुए सिर की ओर खींचें और दाहिने पैर को ऊपर उठाइए। धीरे धीरे 90 डिग्री पर ले आएं, अंगुलियों को फंसा लें 90 डिग्री पैरों को। पहले दाहिना पैर ऊपर, श्वास छोड़ें, घुटने को मोड़ें, दोनों हाथ से घुटने को वक्ष के ऊपर ले जाकर दबाएं, घुटने को छाती के ऊपर दबाएं, पंजे नीचे की ओर तानें अच्छी तरह से। अब सिर को उठाएं, ठोड़ी घुटने के ऊपर लगा लें। अंतिम स्थिति में श्वास को सामान्य रखेंगे, दोनों पंजे तान के रखने हैं नीचे की ओर। ब्रीदिंग नॉर्मल करते रहें, धीरे से सिर को नीचे रखें। हाथ बॉडी की साइड में, पैर आकाश की ओर सीधा करें, जैसे आपने उठाया उसी तरह से। अब धीरे धीरे पैर को नीचे लाएंगे और यही क्रम आप दूसरी ओर से अपनाएंगे। अब दूसरे पैर को उठाएं, धीरे धीरे आप बाएं पैर को 90 डिग्री तक ले जाएं, दोनों हाथ सिर की ओर खींचें, श्वास को रोकें थोड़ी देर, श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़ें और घुटने को वक्ष के ऊपर अच्छी तरह से दबाकर सिर उठाएं, थोड़ी घुटने के ऊपर लगाएं, दोनों पंजे नीचे की ओर तने रहेंगे। श्वास की क्रिया अंतिम अवस्था में सामान्य रहेगी। मन को श्वास प्रश्वास के साथ जोड़े रखना है। बहुत सुंदर। धीरे से वापस आएं, सिर नीचे, हाथ बॉडी की साइड में, पैर सीधा आकाश की ओर। अब धीरे धीरे पैर को नीचे लाएं। अब दोनों पैरों को मिला करके पवन मुक्तासन का क्रम अपनाएंगे। धीरे धीरे 30 डिग्री से 90 डिग्री तक श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाएं, दोनों हाथ सिर की ओर ले जाएं। इसे अर्धलासन की स्थिति कहते हैं। इसी अर्धलासन में घुटनों को मोड़ें, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, घुटनों को वक्ष के ऊपर अच्छी तरह से दोनों हाथ से फिंगर लॉक करके घुटनों को दबाएं। सिर उठाकर ठोड़ी को घुटनों के बीच में, चिन्ह को दोनों घुटनों के मध्य लगा लें। आराम से पंजे खींचे हुए नीचे की ओर। श्वास की क्रिया सामान्य चलती रहेगी। इस तरह से पवन मुक्तासन कहते हैं। इससे हमारे जोड़ों में दर्द नहीं होता, दूषित वायु बाहर आ जाती है। इस तरह से हमारे शरीर के सारे क्रियाकलाप हमारे अनुकूल होते हैं। धीरे से हाथ बॉडी की साइड में, सिर नीचे, पैर आकाश की ओर सीधा करके धीरे धीरे नीचे लाएं। सरल और सहज होकर के किसी भी अभ्यास को करने से अभ्यास के अंत में आपको सुखद अनुभूति हो, अभ्यास करने के बाद सुखद अनुभूति हो। इसलिए हमें क्या करना है, जैसे ही वापस आएँ तुरंत शवासन में आ जाना चाहिए, शिथिल कर देना चाहिए बॉडी को। जब पेट के बल हो तो मकरासन में आ जाएं, उस समय शिथिल कर दें। इस तरह शिथिलीकरण से प्राण की क्रिया हमारे अनुकूल शीघ्र हो जाती है। अब हम लोग बाएं हाथ को सिर की ओर करें और धीरे से पेट के बल लेट जाएंगे। बाएं हाथ को सिर की ओर सीधा करें, लेफ्ट हैंड को अप कीजिए और लेफ्ट साइड से बॉडी को आप घुमा लें और प्रोन पोजीशन यानी पेट के बल आ जाएं। पेट के बल आकर के भुजंगासन की पहली स्थिति में आ जाएं। भुजंगासन की पहली स्थिति में एल्बो ग्राउंड से, हथेली ग्राउंड से, एल्बो भी ग्राउंड से लगाएंगे और हथेलियों को भी ग्राउंड से, नाभि तक का हिस्सा उठाएं, श्वास भरें, नाभि तक का हिस्सा उठाएं। थोड़ा सा हाथ को आगे को कर लेंगे, एल्बो को करके, हाँ, नाभि का निचला हिस्सा भूमि से लगा रहेगा। आराम से श्वास की क्रिया को करते रहें। धीरे धीरे जो श्वास की क्रिया चल रही है चलने दीजिए। कोहनियों को शरीर के नज़दीक लगाइए। ये जो यहाँ मध्य में बैठी हैं, मध्य वाली, हाँ, थोड़ा सा और ऊपर उठें, नाभि तक का हिस्सा उठाएं, दोनों पैरों को मिलाकर। कुछ दिक्कत है क्या स्पाइन में? नहीं, इसमें आराम मिलेगा। पैर का तलवा सीधा करिए, ब्रीदिंग नॉर्मल करें। ऐसे आप ये पहली स्थिति को बनाएं। जब पहली स्थिति अच्छी तरह से आपकी बनेगी
तो दूसरी स्थिति में जाने में आपको कठिनाई नहीं होगी। श्वास भरें, धीरे धीरे हाथ को सीधा करें, ऊपर की ओर उठ जाएं, ऊपर की ओर, कोहनियों को सीधा, हाथ सरकाना नहीं है इधर उधर, हाथ जहाँ है वहीं रहेगा, वहीं से आप सीधा करें, ऊपर की ओर देखें, आसमान की ओर देखें और पैरों को मिलाने का प्रयास करें। पैर के तलवे आकाश की ओर रहेंगे, पैरों को मिलाए रखिए, पैर के तलवे आकाश की ओर। ब्रीदिंग नॉर्मल करते रहें। धीरे से वापस आ जाएं पहली स्थिति में। आप दूसरी स्थिति में नहीं गए, आप पहली स्थिति में। दूसरी स्थिति में हाथ सीधा हो जाता है। हाँ, अपने पर ध्यान देना है। पहली स्थिति में आ जाइए। अब धीरे धीरे भूमि पर आ जाएं। देखिए, बार बार हम कहते हैं ना, जिस समय हम आसन करते हैं मन को हम आसन के साथ जोड़े रखें, तब वह चित्त आसन से समाहित रहेगा तो समाधि लाभ उसका निश्चित मिलना है। जब तक आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तब तक वो योगासन नहीं कहलाएगा। अब हथेलियों को कंधों के नीचे कर लें और कोहनियों को आकाश की ओर, जो भुजंगासन की मूल विधि है। अंगुष्ठ नाभि पर्यंतम अधो भूमिम च विन्यसेत, और धृतोर्ध शीर्षम फड़ी हुई, जैसे सांप का मुख ऊपर रहता है उस तरह से उठाना है। कोहनियों को मिला लीजिए शरीर से और नाभि के नज़दीक हाथ को रखना है, थोड़ा और अंदर को रखिए, बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं, बहुत बाहर भी नहीं। कोहनियों को सटाई रखिए बॉडी से। अब माथा भूमि पर, पहले सिर को ऊपर उठाएंगे, गर्दन में दबाव दें, श्वास भरें, धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे वक्ष को उठाएं, नाभि का निचला हिस्सा भूमि से लगाए रखें, पैरों को मिलाकर रखें। श्वास की क्रिया सामान्य। यह हमारी भुजंगासन की सरल स्थिति है। और अब हम इससे जांचेंगे, इसमें थोड़ी सी कर्व बढ़ानी है, धीरे धीरे कर्व बनती जाएगी। अब हाँ, बहुत सुंदर। अब हथेलियों को ऐसे ऊपर उठा लीजिए, जितना आप उठ सकते हैं। उठने के बाद हाथ ऊपर उठा लेना है, ज़मीन से, सीधा नहीं करना है, ज़मीन से ऊपर उठाना है। हाँ, पैरों को मिलाए रखिए। आप हथेली ऊपर उठाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं ये हथेली ऊपर उठी है, आप भी हथेली ऊपर उठा लें। हाँ, थोड़ा नीचे आकर कोहनियों को सटाई रखें, हथेली थोड़ा और ऊपर उठाइए, दिखाई देगा। हाँ, कोहनियों को सटाई रखें। इस अवस्था में आप कहीं से आलंबन नहीं किए हुए हैं भुजाओं का। धीरे से हाथ नीचे रखें और धीरे धीरे भूमि पर आ जाएं। एल्बो ग्राउंड से नहीं लगती इसमें, एल्बो आपकी आकाश की ओर रहती हैं, बॉडी से मिला करके रखना है। ऐसे धीरे धीरे जब हम करते हैं तो इसका लाभ बताया। जागृति भुजगी देवी भुजंगासन साधना। थोड़ा विश्राम करें। भुजंगासन के अभ्यास से कुंडलिनी शक्ति, जो जिसको हम भुजगी शक्ति कहते हैं, उसका जागरण होता है। हमारी आत्मिक ऊर्जा जागती है, अध्यात्म की ओर हम अग्रसर होते हैं। इसीलिए जो है कहा जाता है, जब प्राण पश्चिम मार्ग से प्रवाहित होता है तब उसका लाभ विशेष हमें प्राप्त होता है। इसलिए आसनों में ही कहा गया है, चंद्रमा स्थिर होता है, मन भी स्थिर हो जाता है। आसनों से ही मन स्थिर हो जाता है और आसनों से ही हमें आरोग्य भी मिल जाता है। आसनों से ही हमें अग्नि, जठराग्नि भी तीव्र होती है। आसनों से ही हमको मन की स्थिरता प्राप्त होती है। अगला क्रम होगा चिन ग्राउंड पर, हाथ बॉडी की साइड में। अब हम नीचे वाले पार्ट के लिए, ये अपर पार्ट को बैलेंस करने वाला क्रम था भुजंगासन। लोअर पार्ट को बैलेंस करने के लिए मुट्ठी बंद कर लें, मुट्ठियों को बंद कीजिए, हाथ बाहर ही रखिए। अभी एक एक पैर से करेंगे। एक एक पैर को पहले राइट को ऊपर उठाएंगे चिन ग्राउंड पर, दाहिने पैर को ऊपर उठाएं, राइट लेग अप, सीधा उठाना है, साइड में झुकेगा नहीं। राइट को उठाया तो राइट साइड में सीधा रहेगा, लेफ्ट को उठाएंगे तो लेफ्ट साइड में ही सीधा रहेगा। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास को यहाँ पर सामान्य रखना, पैर सीधा रखिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। धीरे धीरे आपको इसमें श्वास को होल्ड करने वाला क्रम भी आ जाएगा। यही क्रम दूसरी ओर से अपनाएं। पुनः श्वास भरें। अब दूसरे पैर को ऊपर उठाएं, पैर को सीधा रखिए, श्वास भरिए ऊपर। यहाँ पर थोड़ा श्वास को होल्ड कर सकते हैं, श्वास को रोकें, जितनी देर रुक सकती है उतनी देर पैर सीधा स्थिर रुकेगा। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं। एक पैर वाला 3 से 7 राउंड भी कर सकते हैं। फिर दोनों पैर से करना है तो मुट्ठियों को नीचे रख लें, थाई के नीचे। धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाना है, श्वास को इसमें रोकना नहीं है, इसमें सामान्य रखिएगा। मुट्ठियों को बंद करें। अब धीरे से ऊपर उठा लें सपोर्ट के साथ। इसको हम लोग कहते हैं शलभासन। शलभासन में बहुत सावधानी रखनी है, खींचातानी बहुत ना हो, थोड़ा ही उठाइए लेकिन व्यवस्थित ढंग से उठाएं। पैरों को मिलाने का प्रयास करें। इस अभ्यास से आपको साइटिका में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, जोड़ों में दर्द नहीं होता, बैक के लिए अच्छा है, लोअर एब्डोमेन के लिए अच्छा है, कब्ज वगैरह नहीं होती है। धीरे से रिलैक्स पोजीशन में आ जाएं। अभी हम देख रहे हैं बहुत सारी प्रैक्टिस करने से आप लोगों का यह अभ्यास सधेगा, एकदम से नहीं सधेगा। इसलिए क्या करना है, शुरू में
आसनों का एक नियम है, थोड़ा विश्राम करिए, सरल मकरासन में आ जाएं, रिस्ट को मिलाकर एल्बो ग्राउंड से, जिसको चलित मकरासन कहते हैं, हलचल वाला, इसमें आ जाएं और आराम से ध्यान से उस पर विचार करिए। जब हम शरीर को विशेष लाभ देना चाहते हैं, शरीर दो तरह के योगाभ्यासी होते हैं, योगासन करने वाले दो तरह के हैं। एक क्या करता है, एक अभ्यासी ऐसा होता है जो शरीर संवर्धन, शरीर बल को बढ़ाना चाहता है, आरोग्य बढ़ाना चाहता है केवल, और दूसरा जो आरोग्य भी चाहता है और उसके साथ साथ आत्मबल संवर्धन। तो आत्मबल संवर्धन के लिए उसे होल्ड किया जाता है लंबे समय तक, एक ही आसन में देर तक रुकना है, लेकिन आरंभ में ऐसा संभव नहीं है। तो आरंभ में क्या करना चाहिए, शरीर बल को पहले बढ़ाना है। शरीर के बल की वृद्धि के लिए हमें, शरीर के विकारों को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कई चक्रों में करना चाहिए। जैसे एक अभ्यास को एक बार में ज़्यादा देर न रुक करके 3 बार कर लें, 2 बार कर लें, धीरे धीरे आप फिर जो 3 बार में समय दिया था वो एक ही बार में समय दे दें। 5 बार करते हैं तो उसको आप एक ही बार में समय दें, लेकिन शुरू में नहीं, शुरू में बॉडी को उस तरह का बनाना है, उसकी क्षमता उतनी हो जाए, फिर आप उतना लंबा समय दे करके कुछ आसनों में कम समय दे के उसके चक्र करने, वो समझ में आ जाता है। जैसे शलभासन है, उसको बहुत लंबे समय तक होल्ड नहीं कर सकते, मैक्सिमम 1 मिनट कर सकते हैं, मिनिमम आप 10 सेकंड से 30 सेकंड जितना भी होता है, ऐसे आप 2 चक्र कर लीजिए शलभासन। उसका लाभ हमें लोअर एब्डोमेन और लोअर बैक में मिलता है। तो लोअर बैक की स्पाइन और लोअर आपका पार्ट बैलेंस रहता है, पैर भी बैलेंस रहते हैं। एक पैर वाला ज़्यादा आप जो है होल्ड कर सकते हैं उसमें आप, लेकिन उसको भी कई चक्रों में करें। भुजंगासन को आप ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं, पश्चिमोत्तानासन को उससे भी अधिक होल्ड कर सकते हैं, उससे हमारी और अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी। अब अगला क्रम होगा, सभी लोग इसको नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा, जिनके पेट में अल्सर है, जिनका बीपी हाई है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका नी प्लेसमेंट वगैरह हुआ हो, ऐसे लोग नहीं करेंगे धनुरासन। बाकी लोग जो युवा हैं, ऐसे सभी के लिए बहुत उपयोगी है। धनुरासन की चर्चा हम लोग किए थे, घुटनों को मोड़ते हैं और टखनों को, एंकल को पकड़ लेते हैं, बाहर से पकड़िए, भीतर से नहीं। और उसके बाद क्या करना है, श्वास को सामान्य रखना है, मुख पर प्रेशर नहीं देना, तनाव नहीं देना है, और धीरे धीरे पैरों को केवल तानिए, धनुष की तरह धीरे धीरे तानिए। देखिए आसनों में योग में कहा गया है, युवा वृद्ध अतिवृद्धो वा व्याधितो दुर्बलोपि वा अभ्यासात् सिद्धिमाप्नोति सर्वयोगेषु तन्द्रिता। पैरों को तानते रहेंगे, ये बताया गया है। और थोड़ा तानिए, ऐसे खींचना नहीं है, ऊपर को उठाइए, पैर ऊपर उठेंगे जब तानेंगे। हाँ, थोड़ा तानिए, खींच रही हैं आप, खींचेंगी तो दबेगा, तानेंगे तो पैर दूर जाएगा शरीर से। शरीर से एड़ियों को सटाना नहीं है, दूर हटाना है। हाँ, थोड़ा थोड़ा तानिए, और फैला लीजिए पैरों को, और फैलाइए। हाँ, अब तानिए, धीरे धीरे तानिए, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए, थोड़ा थोड़ा अभ्यास से सध जाएगा। युवाओं को अभ्यास करना चाहिए। यदि युवा वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया या उसकी शरीर में अकड़ जकड़ हो गई तो वो भी लाभ प्राप्त कर सकता है। यहाँ वृद्ध से तात्पर्य केवल अवस्था से वृद्ध नहीं है, उसके शरीर में विकार आ गया, वो भी एक तरह से वृद्ध है। इसलिए सब बातें कह दी, युवा, वृद्ध, अतिवृद्ध, व्याधि से ग्रस्त, दुर्बल, रोगी, सभी लोग योगाभ्यास कर सकते हैं, सावधानी से करेंगे और सबको लाभ उसका प्राप्त होता है, ऐसा स्वात्माराम जी ने निर्देश किया है। तो हमें सावधानी से करना है, रिलैक्स, सभी लोग अब रिलैक्स करें। कठिन अभ्यास को बहुत ज़्यादा प्रयासपूर्वक नहीं करना है। अब सभी लोग बाएं करवट से आप पीठ के बल आ जाएं। अभ्यास के मध्य में आप लोग एकाग्रता बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोबाइल को साइलेंट मोड में रखें, एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। अब आप पीठ के बल आ जाइए, सभी लोग बाएं करवट से, सभी लोग पीठ के बल आ जाएं और सहज होकर के क्या करना है, हमें अभी नॉर्मल ब्रीदिंग करना है, जैसे हमारी श्वास की क्रिया सामान्य हो जाए, असहजता न हो। क्योंकि धनुरासन से क्या होता है, बहुत ज़्यादा श्वास की गति तेज हो जाती है। जिन लोगों का अच्छा अभ्यास नहीं है उनकी श्वास की गति तेज हो जाती है। इसलिए क्या करना चाहिए, धनुरासन के बाद पीठ के बल लेट करके थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल करना चाहिए। अब हमें बैठना है, तो बैठ करके कैसे बैठेंगे, बाएं करवट से धीरे से उठ करके बैठना है। सभी लोग बाएं करवट से बाएं हाथ को ऊपर कर लें, या बाएं करवट से किसी भी तरह से आप बैठिए सरलता से। हाँ, धीरे से दृष्टि को सामने कर लें, पैरों को सामने फैला लीजिए। दंडासन इसको कहते हैं, सीधा कर लें, हाथ बॉडी की साइड में, आप सामने देख रहे हैं, ये दंडासन की स्थिति है। दंड के समान आपके प्रसार्य पादों भूविदंड रूप, दोनों पैरों को हमने दंड के समान भूमि पर फैला लिया और पूरे स्पाइन को सीधा कर लिया। ये अनुशासन है शरीर का। जब हम अनुशासन का ध्यान नहीं रखेंगे, बहुत जगह चित्त को भटकाएंगे अभ्यास के समय। इसीलिए कहा गया एकांते मठिका मध्य, एकांत में अभ्यास करना है और जनसंग का त्याग करके
बात करते हुए नहीं करना है। 4-6 लोग एक साथ अभ्यास भी कर रहे हैं तो मौन होकर अभ्यास करें, ये नहीं कि इधर उधर की चर्चा करने लगे, तो वो बाधक तत्व हो जाता है, फिर साधना बाधित हो जाती है। अब ये दंडासन में बैठ करके क्या करना है, जिसको हमने मत्स्येंद्रासन कहा था, उसी मत्स्येंद्रासन का ये सरल रूप है वक्रासन। वक्रासन में क्या करना है, बाएं पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट को मोड़ा, लेफ्ट को मोड़ने के बाद क्या किया, एड़ी को घुटने के पास, लेफ्ट हैंड को पीछे रख लेंगे स्पाइन के पास बीचों बीच, और राइट हैंड से लेफ्ट नी को क्रॉस करेंगे और लेफ्ट फीट को पकड़ लेंगे या लेफ्ट फीट के पास रख देंगे भूमि पर, क्रॉस करना है घुटने के पार। इसी वो सही है, लेफ्ट आपका उधर है ना, उसको मोड़िए। हाँ, अब लेफ्ट हैंड पीछे रखिए अच्छी तरह से, जिस घुटने को मोड़ा वो हाथ पीछे पीछे रखिए, राइट हैंड से क्रॉस कीजिए, घुटने को पार करिए इस हाथ से, घुटने के पार लाएं। हाँ, पैर को पकड़िए, पेट को बाहर निकालिए, पैर पकड़ लीजिए, पैर को पकड़िए जहाँ पकड़ में आ रहा है। हाँ, एड़ी घुटने के पास। अब दोनों कंधों को घुटने की सीध में खींचने का प्रयास कीजिए, अब पेट को भी थोड़ा थोड़ा करके आप बाहर निकालें, घुटने के पास, एड़ी को घुटने के पास ले जाएं। हाँ, एड़ी को घुटने के पास, थाई के पास नहीं, नी के पास। आप अपने पर ध्यान देंगे तो सरल हो जाएगा। एक बार बस पोस्चर देखिए, फिर हाँ, शब्दों पर ध्यान दीजिए, जो शब्द हम बोल रहे हैं उन शब्दों पर ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। पीछे देखेंगे, पीछे वाले हाथ पर वजन कम से कम होगा, दोनों कंधे खींच करके घुटने की सीध में लाने का प्रयास करेंगे। दोनों कंधों को घुटने की सीधी रेखा में थोड़ा सा और खींचना है, पीछे को देखना है, आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। अब धीरे से सिर को सामने लाएंगे, सामने वाला हाथ साइड में और पीछे वाला हाथ साइड में, पैर को सीधा करेंगे। अब यही क्रम हमारा दूसरी ओर से होगा। अब दाहिने पैर को मोड़ें, एड़ी घुटने के पास, अब दाहिना हाथ राइट हैंड पीछे स्पाइन के पास, और लेफ्ट हैंड से राइट नी को क्रॉस करें, पार करें, और पैर के पंजे को या पंजे के पास हाथ को अच्छी तरह रखें। आराम से दोनों कंधों को खींचना है और दृष्टि को पीछे रखना है, पीछे वाले हाथ पर वजन नहीं होगा। आराम से करिए, बहुत आसानी से होने लगेगा। जिसके कमर में दर्द रहता है, शुरू में बहुत ज़्यादा दर्द है, वे लोग नहीं करेंगे, लेकिन बाद में दर्द नहीं होता इसको करने से। इससे पैनक्रियाज अच्छी होगी, इससे आपका कब्ज वगैरह भी नहीं होगी, भूख भी अच्छी लगती है जठराग्नि तेज होने से, और भी बहुत सारे इसके लाभ हैं। धीरे धीरे धैर्यपूर्वक इसका समय बढ़ाना है। जाड़े में इसको अधिक समय तक कर सकते हैं या कई चक्र कर सकते हैं, गर्मी में इसके कम से कम चक्र करने हैं। धीरे से वापस सामने दृष्टि कीजिए, सामने वाला हाथ साइड में, पीछे वाला हाथ साइड में, और पैर को सीधा कर लें। ये आपका वक्रासन हुआ। थोड़ा सा रिलैक्स करिए। वक्रासन के बाद हम लोग फॉरवर्ड बेंडिंग का अभ्यास करेंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग में ना आगे की ओर झुकना। ध्यान रखना है, जिनको कमर में दर्द है, गर्दन में पीड़ा है, बहुत ज़्यादा रक्तचाप अधिक बढ़ा रहता है, अल्सर वगैरह है, ऐसे लोग आगे की ओर नहीं झुकते, एसिडिटी वगैरह बहुत रहती है, उनको भी उसका लाभ नहीं मिलता। उनको पवन मुक्तासन खूब अधिक करना चाहिए, उससे उनको लाभ मिलता है। शीतली शीतकारी करें, भोजन में थोड़ा दाल वगैरह का परहेज करें, पपीता अमरूद वगैरह ऐसे फलों का सेवन करें, और जल खूब पिएं तो उनको एसिडिटी में आराम हो जाता है। तो इस तरफ ध्यान रखना है कि किन चीज़ों से हमें एसिडिटी हो रही है, उन चीज़ों का। और रात्रि जागरण से एसिडिटी होती है, दिन में सोने से कफ बढ़ता है, तो रात्रि जागरण न करें, दिन में शयन न करें। बहुत छोटे छोटे नियमों का ध्यान रखें, उससे हम सारी विकारियों से मुक्त रहते हैं। अब आगे झुकना है तो कैसे झुकेंगे, एक पैर को पहले मोड़ेंगे, सरल अभ्यास करना है हमको। जानु सिरासन, जानु मैंने घुटने के ऊपर सिर को लगाना, जैसे पश्चिमोत्तानासन होता है वैसे जानु सिरासन। अब यहाँ दोनों आसन देख लेंगे सामने, एक तरफ पश्चिमोत्तानासन, दूसरी तरफ आप जानु सिरासन। देखिए इसकी विधि जो शास्त्र में बताई गई, प्रसार्य पादौ भुविदंड रूपौ, दंड के समान दोनों पैरों को फैलाया है। उधर आप पश्चिमोत्तानासन दोनों पैर वाला देख रहे हैं, ये जानुसिरा, उसी का ये सरल रूप है। दोर्भ्याम पदाग्र द्वितीयम गृहीत्वा, दोनों पैर के अग्रभाग को उधर पकड़ेंगे, इधर एक पैर के अग्रभाग को पकड़ेंगे दोनों हाथ से। दोर्भ्याम पदाग्र द्वितीयम गृहीत्वा जानु परिन्यस्त ललाट देशो, माथे को घुटने के ऊपर लगाएंगे, जानु के ऊपर फॉरहेड को लगाएंगे। वसेदिदम, वहाँ पर स्टे करना है आपको, रुकना है, और नी के नीचे जो स्ट्रेचिंग हो रही है उस पर ध्यान दीजिए। वसेदिदम पश्चिम तानम आओ, ये पश्चिम तानासन कहलाता है उधर वाला, और उसी का ये सरलीकृत रूप है जानुसिरासन। तो जो नए अभ्यासी हैं, आरंभ में पहले जानुसिरासन करें, पैर बदल दीजिए आप लोग, जानुसिरासन वाले पश्चिम तान वाले बने रहेंगे, पश्चिम तान में इसी तरह बने रहना है। अब पैर बदलेंगे जानुसिरासन में, वसेदिदम पश्चिम तानम आहो, ये पश्चिम तानासन कहलाता है वहाँ रुकने से। और इसका लाभ क्या होता है, इति पश्चिम तानासनम आग्रेयम, यह पश्चिम तानासन जो है हमारा सभी आसनों में अग्रगण्य आसन है।
वायुम पश्चिम वाहिनम करोति, वायु जो है हमारी जो नीचे मूलाधार की ओर विशेष सक्रिय रहती है, उसको मूलाधार से आज्ञा चक्र की ओर प्रवाहित करता है, अर्थात पश्चिम वाहिनम, पश्चिम से माने सुषुम्ना मार्ग से ऊपर की ओर प्रवाहित करता है। उदयम जठरानल से, जठरानल को उदित करता है, जठर की अग्नि जो मंद हो गई है उसको तीव्र कर देता है। कुरियाद उदरे कार्श्यम, उदर को हल्का कर देता है, कार्श्य कर देता है मैंने हल्का पतला कर देता है। आरोग्यताम बिंदु जय, इससे जो है क्या होता है, आरोग्य मिलता है और बिंदु का भी जय होता है। ददाति पुंसाम, ये जो है अमृत को प्राप्त कराता है, अमृत को भी प्राप्त कराता है। धीरे से सभी लोग वापस आ जाएंगे। पश्चिम तान और पश्चिमोत्तान दो नाम इसके हैं। एक जगह पश्चिम तान दिया है, पश्चिम तान आहु हठ प्रदीपिका, यह हठयोग प्रदीपिका में, और घेरंड संहिता में पश्चिमोत्तान संज्ञकम, पश्चिमोत्तान नाम दिया। तो इसलिए उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं कहीं पर लोग कहते हैं पश्चिमोत्तान नाम है कि पश्चिम तान है। पश्चिम तान, पश्चिम माने पृष्ठभाग को, बैक को, तान माने स्ट्रेच कर, खींचना, पश्चिम को तान, और पश्चिम धन उत धन तान, पश्चिम उत पश्चिमोत्तान, पश्चिम को उठा करके तान। तो पश्चिमोत्तान और पश्चिम तान में कुछ अंतर नहीं है, सेम प्रोसेस है, बस केवल बोलने की प्रक्रिया थोड़ी भिन्न है। इस तरह से हमें इस अभ्यास को करना है। इसको किसे नहीं करना पहले ही बता चुके हैं, जिनके बैक में पेन हो, बीपी हाई हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, अल्सर वगैरह हो, बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, ऐसे लोग आगे ना झुकें तो अच्छा है। अब हम लोग वज्रासन में बैठेंगे। कैसे बैठना है, पहले लेफ्ट को फोल्ड करेंगे, बाएं पैर को मोड़ेंगे और पंजे के ऊपर बैठ जाएंगे, बाएं पैर के पंजे पर बैठ जाएं। अब दाहिने पैर को मोड़ेंगे, उसके ऊपर बैठ जाएंगे। अब दोनों पैर के अंगूठे पीछे से मिला लेंगे और यहाँ देखेंगे पीछे की तरफ से भी आप देखेंगे ये दोनों पैर के अंगूठे मिले हुए हैं और एड़ियों पर नितंब रखे हैं, एड़ियाँ खुली हुई हैं, और दोनों हाथ सामने उधर देखेंगे, हथेली घुटनों के ऊपर है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वज्रासन। जंघाभ्याम वज्रवत कृत्वा, आपने देखा वहाँ श्लोक में दोनों जांघ जो है हमारी पूरी कैसी है, वज्र के समान, माने उसमें स्ट्रेचिंग हो रही है और दबाव भी बना हुआ है। ऐसे बैठने से योग में सफलता प्राप्त होती है, अर्थात हमारे जो प्राण के क्रियाकलाप है वो हमारे अनुकूल हो जाते हैं, अपान की क्रिया ठीक होने के कारण। अब इस आसन में बैठने के बाद पैर का अंगूठा मिला रहता है, एक दूसरे पर चढ़ाना नहीं है, वो चढ़ा हुआ है ना, उसको अलग अलग कर लेना है। ऐसे इस तरह से इसमें बैठा जाता है। जब हम इसमें पीछे की ओर लेटते हैं तो इसको कहते हैं सुप्त वज्रासन। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा इसी तरह आगे जाइए। आगे जाने के बाद पीछे से पैर खोलेंगे, सिट ऑन द ग्राउंड, हिप ऑन द ग्राउंड, नीचे नहीं, पहले बैठना है, जमीन में बैठिए, पैर खोलकर, पैर खोलिए पीछे से, हाँ, और खोलिए, आराम से बैठ जाइए। अब देखिए केवल बैठना है। अभी आप लोग चेक करिए अपने एंकल को, यदि आपके एंकल में खिंचाव आ रहा है तो पीछे की ओर नहीं जाएंगे, अभी केवल बैठने का प्रयास करेंगे। नहीं खिंचाव आ रहा है तो दोनों तरफ से देखिए, आगे से घुटने मिले हुए हैं। सब लोग ध्यान दीजिए, हमारे शब्दों पर ध्यान दीजिए प्लीज़, आपस में बात नहीं करना है। यदि कष्ट हो रहा है, हमारे शब्दों पर ध्यान दीजिए। यदि बैठने में कठिनाई हो रही है तो थोड़े से प्रयास से थोड़ा ही बैठिए। आपके वस्त्र भी आपको बैठने में बाधा पहुंचाएंगे। यदि आपने हल्के वस्त्र धारण किए हैं, स्टिफ नहीं होगा तो आराम से करेंगे। और एंकल में थोड़ा खिंचाव हो रहा है तो आप थोड़ा सा खिंचाव सहन करिए, ज़्यादा नहीं। यदि बैठ गए, आराम से ध्यान दीजिएगा, तभी आप आगे का प्रोसेस अपनाएंगे, अन्यथा नहीं अपनाएंगे। सभी लोग ध्यान से समझेंगे। अब क्या करना है, एड़ियों को पकड़ना है और एल्बो ग्राउंड से लगाना है। दोनों पैर की एड़ी पकड़ के 1 by 1 एल्बो ऑन द ग्राउंड, एक एक करके एड़ियों को पकड़िए, एल्बो ग्राउंड से लगाएं। अब धीरे से हेड ऑन द ग्राउंड, सिर को ज़मीन पर लगाइए। अब पूरा लेटने की ज़रूरत नहीं है, जो लेट सकते हैं यहाँ पूरे लेट गए, सिर को पीछे लटका दीजिए। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कंफर्ट हूँ तो पूरा लेट जाइए, नहीं तो पैर आपके गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए पूरा लेटने का उनको प्रयास नहीं करना है। अब क्या करना है, अंतिम स्थिति में दोनों हाथ सिर के ऊपर बांध लेना है। आराम से दोनों हाथ सिर के ऊपर, एल्बो को पकड़ लेना है, अच्छी तरह खींचिए, कोहनियों को अच्छी तरह पकड़ लेना है, और थोड़ा, हाँ, अब खींचिए, दोनों घुटनों को मिलाकर पेट को खींचें। आप देखेंगे जिन जिन अंगों में खिंचाव होगा वे अंग आपके संतुलित हो जाएंगे। जैसे पेट में खिंचाव होगा तो पेट में फैट नहीं रहेगा, और अगर वक्ष में खिंचाव होगा तो वक्ष आपका संतुलित रहेगा, थाइज में खिंचाव होगा तो थाइज बैलेंस रहेंगी। इससे बीपी भी नॉर्मल रहता है। देखो बार बार आपको बता रहे हैं, इसमें कुछ और सावधानियां रखनी है। एड़ी को पकड़िए, एल्बो को ग्राउंड में प्रेस कीजिए और धीरे से ऊपर उठ जाइए। पहले एड़ी पकड़कर उसे खींचिए, एल्बो ग्राउंड में प्रेस करके, अब ऊपर उठ जाइए। अब इसमें सावधानी क्या रखनी है, यहाँ सामने देखिए, जिनका चित्त अभी एकाग्र भूमि में नहीं है, थोड़ा सा भी एकाग्र नहीं है, वे गड़बड़ कर देते हैं।
पैर का पंजा पीछे की ओर है, आप देख रहे हैं ना, ये पैर का पंजा, ये सीधा, जरा एक बार और बैठिए, देखिए पैर का पंजा ये पीछे की ओर है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसे साइड में निकाल देते हैं, पैर के पंजे को साइड में आता है आपका, थोड़ा सा साइड में करके दिखाइए, ऐसे करते हैं तो कुछ लोगों का पैर का पंजा साइड में, जैसे ही आप साइड में करेंगे दोनों साइड से, लेटते ही आपके पैर खुल जाएंगे, तो ये रॉन्ग आपका हो जाएगा, राइट नहीं होगा। राइट में पैर का पंजा आपका पीछे की ओर रहेगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं, वज्रासन में बैठिए, वज्रासन में बैठ करके इसी तरह से पीछे चले जाते हैं, ये भी गलत है। इसलिए गलत है कि इसमें आप पूरी तरह कंफर्ट नहीं है, ना पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें आपके एंकल में प्रेशर आएगा, नहीं आ रहा है तो जिसके भी आएगा उसको हानि होगी, आपको नहीं हो रही है। तो किसी किसी की फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ लोग हाथ को ऐसे घुमा करके पीछे से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वो कुछ उनका रहता है इस तरह से डिसलोकेट रहता है ये जो है, तो वो घूम जाता है, इधर उधर हो जाता है, लेकिन ये नॉर्मल स्टेज नहीं है। इसी तरह से नॉर्मल में आपको पैर खोल करके ही बैठना है, जो विधान उसका बताया है। बिना विधि के, बिना विधान के, बिना सही विधि के अभ्यास करने से हानि होती है। इसलिए कभी भी देखी देखा योग नहीं करना है। देखी देखा कीनी जो छीजी काया बाढ़े रोग, रोग बढ़ते हैं। तो ऐसे वज्रासन में बैठेंगे। अब हमें करना है मंडूकासन, जो व्यवहार में प्रचलित है। यहाँ पर एक मंडूकासन, दोनों लोग सामने की ओर दृष्टि करेंगे, ध्यान से देखेंगे। एक जगह ये ट्रेडिशनल मंडूकासन जिसको हम लोग वहाँ पढ़ रहे थे, और एक जगह जो व्यवहार में चलता है जिसको हम लोग मंडूकासन व्यवहार में जानते हैं, मुट्ठियों को नाभि के नीचे लगाकर आगे की ओर झुकना, और इधर दोनों आगे से खोल लेंगे घुटनों को, और ग्राउंड पर पीछे से हिप को रख देंगे, और पीछे पैर के अंगूठे मिले रहेंगे अच्छी तरह से। पहले जमीन में बैठ जाइए, थोड़ा बैठ गई, पूरा पूरा हिप ग्राउंड पर होगा, और आराम से बैठकर कमर सीधी करें, भुजाओं को भी सीधा करें। चलिए, प्रचलित मंडूकासन, आगे की ओर झुक जाते हैं। ये प्रचलित मंडूकासन है, ये आपके नाभि पर दबाव देने वाला। और ये सिटिंग पोस्चर मंडूकासन है, जिसका वर्णन गैरण्य संहिता में किया गया है। ये इसमें बैठ करके आप कपालभाति कर सकते हैं, इसमें बैठ करके प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं, और भी कुछ आप पढ़ना लिखना करना चाहें तो पढ़ाई तो हो सकती है, लिखना तो संभव नहीं है इस तरह फैला करके। ऐसे बैठने से हमारी वायु हमारे नियंत्रण में आ जाती है। तो ये बैठने वाला पोस्चर है। बस ध्यान रखना, इसमें जब भी बैठे तो हाथ सीधा और पूरी तरह से स्पाइन को कर्व दे करके बैठना है। तो ये सिटिंग पोस्चर है, ये पैरों के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, और वो पेट के लिए विशेष लाभदायक है। धीरे से वापस आएंगे। मंडूकासन, जो प्रचलित मंडूकासन है, इसमें भी किसी भी आसन में बैठने से, देखिए प्राणायाम करने से कॉन्स्टिपेशन का निवारण होता है, कब्ज दूर होती है। कहेंगे प्राण का कब्ज से क्या लेना देना? जब आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्क करेगा, न्यूरो प्रॉब्लम नहीं होगी, जब आपका माइंड शांत स्थिर रहेगा, तब आपको भूख भी अच्छी लगती है, पेट भी ठीक से साफ होता है। और बराबर क्या होता है, जब सांस खींचते हैं तो डायफ्राम नीचे की ओर जाता है, जब छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है। डायफ्राम के ऊपर नीचे होने से उधर की पेशियों में संकोच और दबाव, माने खिंचाव, स्ट्रेचिंग होती है, और जो है थोड़ा दबाव होता है। वही दबाव और खिंचाव से क्या होता है कि जो आंतों की क्रिया है वो सक्रिय हो जाती है, उसके फलस्वरूप कब्ज नहीं होती और मंदाग्नि वगैरह की शिकायत नहीं होती। इस तरह से हमें बहुत सारे लाभ इस क्रम में प्राप्त होते हैं। अब उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। समय हो गया है, बस हो गया, अब लास्ट है। अब यहाँ पर देखिए अर्ध उष्ट्रासन, और उधर देखेंगे आप उष्ट्रासन। जैसे जो नए अभ्यासी हैं उनके लिए हाथ कमर में लगाकर अंगूठा पीछे की ओर, इस तरह से पैर के तलवे आकाश की ओर, इसको कहते हैं अर्ध उष्ट्रासन। जैसे अर्ध उष्ट्रासन, और उधर एड़ी पकड़ करके उष्ट्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे। ध्यान रखना है, जिनके कमर में दर्द है उनको हाथ कमर में लगा के ही करना है, और जिनको कोई समस्या नहीं है, जो आराम से कर सकते हैं, वे ऐसे उष्ट्रासन करें। दोनों में कुछ विशेष अंतर नहीं है, बस ये है कि एक में बैलेंस कर्व दोनों से बन जाएगी आपकी, दोनों से आप कर्व को बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं ये उष्ट्रासन हमारे मेरुदंड के लिए विशेष उपयोगी अभ्यास है। धीरे से आरामदायक स्थिति में आ जाएंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब आप लोग शशक आसन में विश्राम कर लें, और आज का आसनों का क्रम यहीं पर पूर्ण होता है। ओम, अभी शवासन कराएंगे ना? हाँ ठीक है, सबसे अंत में शवासन का अभ्यास आप लोगों को कराएंगे। तो शवासन के लिए हाँ ठीक है। अब आप लोग धीरे से वापस आ जाएं। अब पुनः आप जैसे लेटे थे पीठ के बल लेट जाएं सभी लोग, पैर उधर करके, और शवासन करेंगे सभी लोग। शवासन में क्या करना है? उत्तानम सववत भूमौ शयनम तो शवासनम, जैसे डेड बॉडी पोस्चर होता है उसी तरह से आपको शरीर को ढीला छोड़ देना है, और
आरामदायक स्थिति में हथेली आकाश की ओर, दोनों पैरों में दूरी बना लें। धीरे धीरे दीर्घ श्वसन की क्रिया को अपनाएं। फिर जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएंगे उसको फॉलो करना है। पहले आप लंबी श्वास खींचें और छोड़ें। नेत्रों को कोमलता से बंद रखें। दीर्घ श्वसन वाले क्रम को अपनाते रहिए। धीरे धीरे श्वास को लें, धीरे धीरे छोड़ें। शरीर को स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करें। सभी लोग ज्ञान मुद्रा लगा लें हाथों में, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें। कहीं भी शरीर में किसी प्रकार का भी हलचल ना हो। प्रतिमा के भांति शरीर को स्थिर रखें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ हम ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे। ध्यान का लक्ष्य हम लोग दोहराएंगे। संपिखये अपग मपयेणम् संपिखये अपग मपयेणम्। इसका अर्थ है, हम लोग इसको अनुभूत करेंगे। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए परीक्षा ध्यान का अभ्यास करें। लक्ष्य के उपरांत ध्यान का संकल्प मेरे पीछे आप लोग भी दोहराएंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए परीक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए परीक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। शांत हो जाएंगे। ध्यान के लिए पूरे शरीर को तनाव मुक्त होना आवश्यक है। इसलिए इसी क्रम में, जिसे हम योग शास्त्र पर शवासन की क्रिया का नाम दिया गया है, विश्रामदायक आसन के अंतर्गत, और प्रेक्षा ध्यान में उसे कायोत्सर्ग यानी इस काया से ऊपर उठने वाली क्रिया को कहा गया है। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे से लेके पूरे दाहिने पैर पर ले जाएं। बाएं पैर के अंगूठे से लेके पूरे बाएं पैर पर, पूरे कमर के भाग से मेरुदंड के हिस्से पर ले जाएं। पूरे पेट के भाग पर, आगे से पीछे, दाएं बाएं, भीतर बाहर, पूरे छाती के भाग पर, दोनों हाथों पर, पूरे कंठ के भाग पर, गले के भाग पर, पूरे चेहरे के भाग पर से लेके सिर के चोटी तक एक एक भाग में चित्त की यात्रा कराएं और एक एक भाग में शिथिलता का सुझाव दें, अनुभव करें कि जो भी तनाव आया है, पिछले 2 घंटे से हम बैठकर कक्षा सुन रहे हैं, फिर हमने काफ़ी अभ्यास किया,
उसके द्वारा जो शरीर में उत्पन्न तनाव, थकान अगर अनुभूत हो रही है, इस कायोत्सर्ग के माध्यम से अनुभव करें, सुझावों के माध्यम से अनुभव करें कि मेरा पूरा शरीर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे एक एक भाग शिथिल हो जाए, शिथिल होता जा रहा है, शिथिल हो गया है। शिथिलता के अनुभव के बाद अनुभव करेंगे मेरा पूरा शरीर जैसे नवीन शक्तियों से भर गया है। आज हमारे जीवन में जितनी भी समस्या उत्पन्न होती है, उसका मूल कारण हमारे शरीर के एक एक भाग से शक्तियों का हाश होना, लुप्त हो जाना, शक्तियाँ न होने के कारण वहाँ पर दर्द, पीड़ा आदि आदि की समस्या का अनुभव होता है। हम धीरे धीरे इन क्रियाओं के माध्यम से अपने शरीर में एक एक भाग में उन शक्तियों का पुनः जागृत होता हुआ अनुभव करते हैं। अनुभव करने के उपरांत जैसे बिजली की धारा दौड़ती हो, उसी प्रकार से मेरे पूरे शरीर में शक्तियों की धारा दौड़ रही है। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ शक्तियों का अभ्यास व अनुभव करें। इन्हीं शक्ति के साथ हम सभी बाएं करवट ले उठ जाएंगे और ध्यान आसन में बैठ जाएंगे। बाएं करवट लेते हुए ध्यान आसन पर सभी बैठ जाएंगे, कोई किसी को स्पर्श नहीं करेगा और 3 बार ओम ध्वनि करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए। नहीं, अभी मैंने कुछ कहा नहीं है। एक छोटे से ध्यान की प्रक्रिया करेंगे सभी लोग। पीले रंग का श्वास लें, अनुभव करें श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है। शांति केंद्र अर्थात जहाँ पर महिलाएं सिंदूर लगाती है, वहाँ पर ध्यान केंद्रित कर पीले रंग का ध्यान करें और इस शब्दावली को मेरे पीछे आप लोग दोहराएंगे। नियंत्रण की क्षमता बढ़ रही है, मन की चंचलता कम हो रही है, नियंत्रण की क्षमता बढ़ रही है, मन की चंचलता कम हो रही है। शांत हो जाएंगे और ये शब्दावली को अपने भीतर ही भीतर मानसिक जप करें। अनुभव करें कि मेरे भीतर नियंत्रण कहे, अनुशासन कहे, उसकी शक्ति बढ़ रही है और चंचलता दूर हो रही है।
इसको अनुभव करने के उपरांत हम अनुचिंतन करेंगे, जिसे आप मेरे पीछे दोहराएंगे। अनुशासन के बिना समाज चल नहीं सकता। जब आत्मनियंत्रण सशक्त होता है, तब बाहरी नियंत्रण की अपेक्षा कम होती है। आत्मनियंत्रण की शिथिलता होने पर बाहरी नियंत्रण की मात्रा बढ़ जाती है। मैं नहीं चाहती कि बाहरी नियंत्रण के द्वारा मेरी स्वतंत्रता पर अंकुश लगे। अपने पर अपना अनुशासन इस अनुव्रत की परिभाषा है। इस सत्य को मैंने समझा है, इसीलिए मैं संकल्प करती हूँ कि आत्म अनुशासन का विकास करूँगी। शांत हो जाएंगे। इस अनुचिंतन को अपने भीतर ही भीतर मानसिक जप करें और अनुभव करें। जिस प्रक्रिया को हमने अभी मुख से बोला है, उसको हम भीतर अनुभव करने का प्रयास करें कि अनुशासन के बिना समाज चल नहीं सकता। जब आत्म अनुशासन सशक्त होता है, तब बाहरी अनुशासन की अपेक्षा हमारी कम हो जाती है। आत्म अनुशासन की शिथिलता होने पर बाहरी अनुशासन के द्वारा बाहरी अनुशासन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती, बाहरी नियंत्रण की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। और हम सभी नहीं चाहेंगे कि बाहरी नियंत्रण के द्वारा मेरी स्वतंत्रता पर अंकुश लगे। अब किस प्रकार की स्वतंत्रता? जो मेरे आत्म उन्नति के लिए मुझे आगे बढ़ाए, जो मेरे जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए मुझे सदैव प्रेरणा दे। इस प्रकार की जो हमारी आत्म अनुशासन कहिए, आत्म नियंत्रण की अपेक्षा मेरी बढ़ रही है, ऐसा अनुभव करना है। अब हम दोनों हाथ प्रार्थना की मुद्रा में ले आएंगे और प्रार्थना के साथ समापन की ओर आगे बढ़ेंगे। है प्रार्थना गुरुदेव से, ये स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थ में व्यवहार हो, ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है, गुरुदेव ये आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है, हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सच प्रेम के नित नेम के, सधर्म के सत्कर्म के, हो चिढ़े झूठी राह की, अन्याय की अभिमान की, सेवा करण को दास की, परवाह नहीं हो
जानकी, छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्वमय से ईशमय, हो राममय और कृष्णमय, जगदेव में जगदीश में, हर इंद्रियों पर दाब कर, हम वीर हो अति धीर हो, उज्ज्वल रहे सर से सदा, निज धर्म रथ गंभीर हो, अति शुद्ध हो आचार से, तन मन हमारा सर्वदा, अध्यात्म की शक्ति हमें, पल भर नहीं कर दे जुदा, इस अमर आत्मा का हमें, हर श्वास भर में गम रहे, घर मौत भी आ गई, सुख दुख हमसे सम रहे, हे गुरुदेव, हम सबको सद्बुद्धि दे, सत कर्तव्य करने की प्रवृत्ति दे, सच बोलने का अभ्यास दे, सत स्वरूप का ज्ञान दे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य, साथ में बोल लेते हैं, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का कर्षण करेंगे। जो हमने ऊर्जा प्राप्त की उसे आंखों में चेहरे पे स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे आंखें खोल ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे। और आप सभी जो ऑनलाइन माध्यम से ऑफलाइन माध्यम से सभी ने जो सहयोग प्रदान किया उन आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। इस क्रम में मैं डॉक्टर देवाशीष पात्रा जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया वो आएँ और धन्यवाद प्रेषित करें। शिवम शिवकरम शांतम शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्ग प्रणेतारम प्रणतोष्मि सदाशिवम। माननीय कुलपति महोदय, आदरणीय भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक संयोजक महोदया, प्रिय शिक्षकों एवं सभी प्रतिभागियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आशा करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम का आनंद आप सभी ने लिया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। मैं डॉक्टर देवाशीष पात्रा आज के इस शुभ अवसर पर उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिनकी वजह से आज का कार्यक्रम सफल हो सका। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे भारत अध्ययन केंद्र के इस मंच से धन्यवाद ज्ञापन करने का अवसर मिल रहा है। मैं भारत अध्ययन की तरफ से सर्वप्रथम
हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय का धन्यवाद करता हूं। उसके बाद में मैं भारत अध्ययन केंद्र का समन्वयक माननीय प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिनके नेतृत्व में भारत अध्ययन केंद्र आज देश विदेशों में फैल रहा है। मैं आज के इस कार्यक्रम का मुख्य वक्ता डॉक्टर योगेश कुमार भट्ट जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हमारे भारत अध्ययन केंद्र के लिए वक्त निकाला और आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। हमारे सर, आपके शब्दों ने यहाँ उपस्थित छात्रों और हम सभी को प्रेरित किया है। हम कोशिश करेंगे कि आपके द्वारा बताए गए बातों पर अमल कर सके। उसके बाद मैं इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर गीता योगेश भट्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनकी कुशलता, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन से ये कार्यक्रम सफल हो रहा है। और जो योगाभ्यास करा रही थी यशिता और अस्मिता, उन दोनों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं इस कार्यक्रम का संचालक महोदय डॉक्टर कमलाराम बिंद जी का भी धन्यवाद देता हूं। उन दोनों को भी मैं भारत अध्ययन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भारत अध्ययन केंद्र के सभी अध्यापक और शिक्षकगण का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जिनके सहायता से ये कार्यक्रम सफल हो रहा है। हमारे भारत अध्ययन केंद्र का गैर शिक्षक कर्मचारीगण का भी कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद दिया जाता है। मैं फिर से अपने टेक्नीशियन महोदय एवं कैमरामैन का भी विशेष धन्यवाद देता हूं, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से भी सफल हो पा रहा है। मैं फिर से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सभी प्रतिभागियों का भी धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को मैं धन्यवाद देता हूं, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम सफल हो रहा हो। बाद में राष्ट्रगान के साथ ये कार्यक्रम समाप्त घोषणा की जाएगी। राष्ट्रगान के लिए मैं आर्या जी को यहाँ बुला रहा हूँ। सभी लोग उठ जाएं, जो भी निरासन में हैं उनको उठा दें। राष्ट्र राष्ट्रगान के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शिव नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और मैं इसी के साथ इस सत्र का समापन की घोषणा करता हूँ।